नमस्कार दोस्तों। 2020 में गलवान वैली में क्या हुआ था वो तो पूरी दुनिया ने देखा ही। भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आए, 20 भारतीय जवान शहीद हुए, सीमा पर तनाव बढ़ा और ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के रिश्ते शायद अब कभी सामान्य नहीं हो पाएंगे। लेकिन 2026 में अचानक इंडिया और चाइना फिर बातचीत कर रहे हैं। बॉर्डर टॉक्स हो रही है, मीटिंग हो रही है, ट्रेड बढ़ रहा है। तो सवाल यह है कि क्या इंडिया और चाइना फिर दोस्त बन रहे हैं या यह सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक मजबूरी है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे 2020 से 2026 तक पूरा घटनाक्रम क्या रहा, WMCC टॉक्स क्या है, चाइना अब बातचीत क्यों कर रहा है, इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या है, बॉर्डर इशू सॉल्व हुआ या नहीं और यूपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसका क्या महत्व है। शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दोज हु वांट टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सीरियसली अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, थॉरली अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो अपवर्ड स्टडी धर्मशाला आपके लिए लेकर आया है एक नया यूपीएससी सीएससी बैच। प्री प्लस मेंस जीएस फाउंडेशन बैच रहेगा जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। सो मेक श्योर कि आप कांटेक्ट जरूर करें हमारी टीम को। इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको अवेलेबल रहेगी, कैसे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर या कॉल करके कांटेक्ट डेफिनेटली कीजिए। ये शुरू करते हैं, क्या है कहानी। इंडिया और चाइना रिलेशंस में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था गलवान वैली का क्लैश जो जून 2020 में हुआ। नाउ हम लोगों ने उस समय सबने पढ़ा कि भैया लद्दाख सेक्टर में एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है यानी एलएसी है और उस एलएसी पर तनाव बढ़ा, दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आए और वायलेंट क्लैश हुआ। गोली नहीं चली क्योंकि एक एग्रीमेंट है कि भैया वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि आर्म्स का इस्तेमाल नहीं करना है या एम्युनिशन का इस्तेमाल नहीं करना है। राइट, तो लाठियां चली। ये 45 साल में पहली बार था जब सीमा पर इतने बड़े स्तर पर कैजुअलिटीज हुई दोनों साइड। और इसके बाद भारत ने चाइनीज एप्स बैन कर दिया। आप लोगों को याद होगा टिकटॉक जैसी कई सारी एप्स जो है बैन हो गई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग फिर इंडिया ने जो है वो तेज कर दिया, बॉर्डर्स के अराउंड बॉर्डर डिप्लॉयमेंट अपना बढ़ाया और चाइना के अगेंस्ट क्वाड कोऑपरेशन जो है वो और मजबूत किया। और चाइना के प्रति पब्लिक परसेप्शन भी उसके बाद काफी नेगेटिव हो गया। आपको याद होगा कि लोग जो है वो अपने घरों से चाइनीज टीवी फेंक रहे थे, चाइनीज फोन को तोड़ रहे थे, चाइनीज सामानों को बॉयकॉट करने की जो है वो एक मुहिम उस समय सोशल मीडिया पर छिड़ गई। यहीं से इंडिया चाइना रिलेशंस बिजनेस एज यूजुअल, उससे पहले बिजनेस एज यूजुअल चल रहा था, तनाव था लेकिन बिजनेस चल रहा था। वहां उस सिचुएशन से निकलकर एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन में बदल गया। और यहां से आप देखेंगे कि धीरे धीरे इंडिया जो है वो चाइना को रिप्लेस करने के प्रति और जो है वो अपना पेस और तेज कर देता है। राइट। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हो रही है। 2020 के बाद लगातार मिलिट्री कमांडर्स जो है वो आपस में बातचीत करते रहे, डिप्लोमेटिक मीटिंग्स होती गई, डिसएंगेजमेंट एफर्ट को प्रमोट किया गया, बफर जोन्स जो है वो क्रिएट किए गए। इन सब पर काम जो है वो शुरू हुआ। लेकिन कुछ फ्रिक्शन पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट डेफिनेटली बना रहा। पूरा बॉर्डर इशू अभी तक अनरिजॉल्व है, पूरी तरह रिजॉल्व नहीं हुआ है। कुछ है फ्रिक्शन पॉइंट्स जहां पर दोनों चाइना और भारत जो है वो अड़े हुए हैं। फिर 2026 में, मतलब 2020 से 2026 तक बातचीत करके रिजॉल्व करने की कोशिश लगातार दोनों पक्षों ने की, लेकिन स्टिल देयर आर सम फ्रिक्शन पॉइंट्स जो कि अभी तक रिजॉल्व नहीं है, जिसमें सबसे बड़ा है बॉर्डर इशू। राइट, अक्साई चीन वाला है, स्पेशली अरुणाचल वाला। फिर 2026 में दोनों देशों के बीच होता है 35th WMCC मीटिंग और यहीं से चर्चा शुरू हुई कि क्या रिलेशन बेटर होने लगेंगे, इंडिया और चाइना के नॉर्मलाइज हो रहे हैं। समझते हैं कि WMCC आखिर है क्या। WMCC इट स्टैंड्स फॉर वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। फिर से सुन लीजिए, इट स्टैंड्स फॉर वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। इसे 2012 में बनाया गया था। इसका काम है बॉर्डर कम्युनिकेशन बनाए रखना, टेंशंस कम करना, डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन बढ़ाना भारत और चीन के बीच में, और बेसिकली मैटर जो है वो एस्केलेट आपको नहीं होने देना है, क्राइसिस को मैनेज करना अगर क्राइसिस कोई होता भी है तो 2026 में इसकी फिर से बैठक हुई, बीजिंग में ये बैठक हुई। दोनों देशों ने बॉर्डर पीस, स्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, इन सब पर चर्चा की। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो बॉर्डर सोल्यूशन जो है वो नहीं है एक तरह का, बेसिकली ये बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज्म है। सोल्यूशन नहीं निकाला जा रहा है WMCC के जरिए कि भैया ये हमारा वो तुम्हारा की निशानदेही हो गई और डिसाइड कर लिया गया कि इतना चाइना का इतना इंडिया का। नहीं, डिस्प्यूट दोनों ही मानने को राजी नहीं है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पर दोनों ही मानने को राजी नहीं है तो क्लैश को अवॉइड करने के लिए हमें किसी तरह ये बॉर्डर सिचुएशन को मैनेज करना है, उसके लिए मैकेनिज्म है WMCC। राइट। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर चाइना धीरे धीरे इतनी बड़ी शक्ति बनता जा रहा है, राइट, इनफैक्ट इस समय देखें तो यूएस के अगेंस्ट चाइना है जो सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो चाइना इस समय जो है वो बात क्यों करना चाह रहा है भारत से। राइट, चाइना अचानक ये सॉफ्ट क्यों दिख रहा है। इसके पीछे कई रीजन है। पहला तो कि चाइना में जो है वो एक तरह का इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, चाइना की ग्रोथ अब पहले जैसी तेज जो है वो नहीं रही। दूसरा, यूएस और चाइनीज राइवलरी के चलते यूएस कई अलग जो है वो अल्टरनेटिव चाइनीज प्रोडक्ट्स के ढूंढ रहा है, कई तरह के टैरिफ चाइना के प्रोडक्ट्स पर लगा रहा है। चाइनीज एप्स जो है वो
उन पर भी मॉनिटरिंग और कंट्रोल जो है वो यूएस में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना और यूएस के बीच में जो राइवलरी चल रही है, आप देख रहे होंगे बाइडेन के टाइम से ही, और फिर ट्रंप ने तो टाइम एंड अगेन चाइना के अगेंस्ट कितने सारे बयान दिए, हमने वो सारे बयान फॉलो किए। तो हम देख रहे हैं कि यूएस चाइना राइवलरी जो है उसके चलते चाइना को भी थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है। राइट, अमेरिका ने कई अपनी कंपनीज जो है वो चाइना से उनकी प्रोडक्शन हटा ली। स्टिल बहुत सारी कंपनीज अभी भी अमेरिका की चाइना में प्रोड्यूस कर रही है। तो अमेरिका लगातार चाइना को स्ट्रेटेजिक चैलेंज दे रहा है। तीसरा है रीजनल स्टेबिलिटी। चाइना नहीं चाहता, जैसे मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में बताया है कि हमारा जो साउथ एशिया वाला रीजन है, राइट, हमें क्या चाहिए कि हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अगर कंट्री है यहां पर, तो हमारे आसपास के सारे देश स्टेबल रहे, उनकी इकोनॉमी, उनकी पॉलिटी, उनकी सोसाइटी स्टेबल रहे, ताकि वो कंज्यूम ज्यादा कर सके और हम उनको अपने प्रोडक्ट बेचे, जिससे हमारा गोल्ड रिजर्व और फॉरेन रिजर्व जो है वो हेल्दी रहेगा। तो सिमिलरली चाइना भी नहीं चाहता कि उसके जो नेबर्स है उसके साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट हो, क्योंकि अगर आसपास चाइना के जितने भी नेबर्स हैं वो अगर स्टेबल रहेंगे, उससे अगर उनका कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, तो चाइना उनको ज्यादा से ज्यादा बेच सकता है। और चाइना का एक बहुत बड़ा इंपोर्टर, हम चाइना से बहुत बड़े लेवल पर इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया दुनिया की एक फास्टेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज है। तो चाइना के लिए इंडिया के साथ एक कंट्रोल्ड रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बेसिकली चाइना एज वेल एज इंडिया, हम दोनों ही अफोर्ड नहीं कर सकते एक दूसरे से लड़ना, भले ही चाहे कितने मर्जी हमारे बीच में डिसएंगेजमेंट्स हो या इस तरह के डिस्प्यूट्स हो, बॉर्डर डिस्प्यूट जैसे। चाइना को प्रोडक्ट अपना बेचना है और इंडिया बहुत बड़ा कंज्यूमर है चाइनीज प्रोडक्ट्स के लिए, और इंडिया को अगर अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है तो बहुत सारे रॉ मटेरियल्स और टेक्नोलॉजीज और बहुत सारी चीजें चाइना से इंपोर्ट करनी पड़ती है। राइट, सो दोनों की इकोनॉमीज जो है वो एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, और हमारी इकोनॉमी जो है वो चाइना के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन सिंस चाइना अब स्लो डाउन हो रही है चाइना की इकोनॉमी, तो धीरे धीरे वो भी ये बात महसूस कर रहे हैं दैट दे आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन इंडियाज इकोनॉमी। सो चाइना suddenly they change their tone because of economic slowdown, US China rivalry, need for regional stability, and obviously India's rising influence. राइट, इंडिया धीरे धीरे हमारा इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ रहा है, हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो चाइना को या चाइनीज प्रोडक्ट को हम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि ओमान में 98% जो है वो हमें ड्यूटी फ्री कर दी गई है, तो अब इंडिया का प्रोडक्ट वहां ज्यादा बिकेगा, और चाइना का प्रोडक्ट तो बिक ही रहा है, तो इंडिया का प्रोडक्ट भी वहां पर एक कंपिटेटिव तौर पर बिक सकेगा। तो धीरे धीरे इन्फ्लुएंस तो हमारा बढ़ ही रहा है, तो चाइना को जो है वो हमारे साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के रखने ही पड़ेंगे। दैट इज वाई दे चेंज देयर टोन दिस टाइम। राइट, सो ये तो हो गया। नाउ डब्ल्यूएमसीसी भी हमने समझा कि डब्ल्यूएमसीसी क्या है, और जैसे मैंने आपको कहा ना कि बॉर्डर को मैनेज करके रख रहे हैं, वो बॉर्डर की प्रॉब्लम को सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन नहीं निकाल लिया है। राइट, अब समझते हैं इंडिया की तरफ से जो है वो हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, इंडिया की चाइनीज पॉलिसी इस समय क्या है। नाउ इंडिया एक तरफ क्वाड का हिस्सा है ना, क्वाड अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और हम है, ये चार हिस्से हैं तो क्वाड। राइट, उसके अलावा हमारी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी की इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में जितने भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज हैं, पोर्ट्स हैं, और जो भी ट्रेड चल रहा है उस पर जो है वो एक तरह से मतलब हार्मनी बनी रहे, हार्मनी वर्ड यूज कर लेते हैं, क्योंकि जितना स्टेबल रहेगा उतना ज्यादा ट्रेड होगा, उतना ज्यादा हमारे लिए बेटर। ठीक है, यूएस जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो हम कोऑपरेट करते हैं, है ना, यूएस जापान और ऑस्ट्रेलिया, यूएस पैसिफिक के दूसरी तरफ, जापान और ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक के इस तरफ, और इंडियन ओशन में हम। राइट, लेकिन दूसरी तरफ चाइना है ना, चाइना के साथ भी डायलॉग जो है वो हमने जारी रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इंडिया डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहता है। देखिए हमारी इकोनॉमी, बहुत आप लोगों ने सुना होगा कि युद्ध छेड़ लीजिए, युद्ध कर लेते हैं चाइना के साथ, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। देखिए हमारे सैनिक जो है वो इतने बलवान है, वो युद्ध जीत भी जाएंगे, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? हमारी इकोनॉमी पर इतना जोर का धक्का पड़ेगा, हम कम से कम 20 साल पीछे धकेल दिए जाएंगे। तो ओपन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत रिस्की है इस समय। इस समय क्या, हमेशा सही रहा है और मे भी आगे भी कई सालों तक रहेगा। ओपन कॉन्फ्लिक्ट हम नहीं कर सकते, हमारी इकोनॉमी इज नॉट डेवलप्ड अराउंड अ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, लाइक यूएस की पूरी इकोनॉमी इज डेवलप्ड अराउंड दैट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। आप एक काम कीजिएगा, आपको एक होमवर्क देता हूं मैं, आप सर्च कीजिएगा इंडिया का डिफेंस बजट कितना है और कितना परसेंट रेशो है वो, या कितना परसेंटेज है वो इंडिया के जीडीपी का या टोटल बजट का। ठीक है, और दूसरी तरफ आप देखिएगा यूएस का डिफेंस बजट कितना है और वो उनके जीडीपी का कितना परसेंट है। आप नंबर्स देखकर हैरान रह जाएंगे। नाउ अब बात यह कि जो मैंने आपको समझाया कि एक ट्रेड पैराडॉक्स है, राइट, कि हमें, हमारा डिस्प्यूट भी है चाइना के साथ, लेकिन चाइना के बगैर हमारा काम भी नहीं चलेगा। ये सबसे शॉकिंग बात है। बॉर्डर टेंशंस के बावजूद इंडिया चाइना ट्रेड जो है वो लगातार बढ़ा है। इनफैक्ट 2020 के बाद, गलवान क्लैशेस के बाद बढ़ा है हमारा ट्रेड उनके साथ। चाइना आज भी इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर में से एक है। इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है बहुत सारी चीजें, हम इलेक्ट्रॉनिक्स, आप देखिए ना आपके आसपास जो डिवाइस आप यूज कर रहे होंगे, इट्स अ गुड चांस कि वो चाइनीज होगा, और अगर चाइनीज नहीं भी है तो इट्स अ गुड चांस कि वो चाइना में बना होगा। राइट, मशीनरी हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, छोटी से छोटी फैक्ट्री जो घरों में कमरों में लग जाती है, वहां से लेकर बड़े बड़े प्लांट्स चाइना से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। सोलर कंपोनेंट्स हम फिलहाल चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट डोमेस्टिक बनाने की कोशिश कर रही है। जितने भी इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है, लेकिन वो रॉ मटेरियल वो कहां से आ रहा है उन दवाइयों को बनाने के लिए? वो चाइना से आ रहा है। बहुत सारे, नॉट जस्ट फॉर दवाइयां, लेकिन उसके अलावा जितनी भी केमिकल इंडस्ट्री है, चाहे वो पेंट बनाने से लेकर प्लास्टिक बनाने से लेकर वटेवर, जो भी केमिकल से चीजें जो है फैक्ट्री में बन रही है, वो ज्यादातर केमिकल चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। बहुत सारा रॉ मटेरियल जो है वो चाइना से भारत आ रहा है। राइट,
हम बहुत बड़े लेवल, आप ये नंबर्स जो है वो, अगेन अनदर होमवर्क, आप एक बार एक और नंबर चेक कीजिएगा कि इंडिया जो है वो कितना चाइना से इंपोर्ट कर रहा है। यानी कि आपको चेक करना है कि ट्रेड डेफिसिट क्या है चाइना के अगेंस्ट इंडिया का, यानी कि हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं उनसे और वो कितना इंपोर्ट कर रहे हैं हमसे। चेक कीजिएगा इसको, कमेंट में मेंशन कीजिएगा, ये होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। राइट। तो मतलब सीमा पर तनाव है, लेकिन इकोनॉमिक डिपेंडेंसी जो है वो एक बिल्कुल अलग मैटर है, दो बिल्कुल अलग अलग कंपार्टमेंट्स है। राइट। इसी को एक्सपर्ट्स कहते हैं द ट्रेड पैराडॉक्स, कि एक साइड तनाव भी है लेकिन दूसरी साइड ट्रेड भी चालू है, यानी कि दुश्मनी भी है लेकिन धंधा भी चल रहा है साथ में। राइट। ना बात करते हैं कि क्या ये बॉर्डर इशू जो है वो रिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है, क्या किया इन लोगों ने। सीधा जवाब है कि बॉर्डर इशू इज नॉट रिजॉल्व। बॉर्डर डिस्प्यूट अभी भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है, उसको सिर्फ मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। एलएसी की अलग अलग इंटरप्रिटेशन आज भी मौजूद है, इंडिया की एलएसी की इंटरप्रिटेशन अलग है, पाकिस्तान की बिल्कुल ही अलग है। पाकिस्तान का ऑफिशियल मैप देखिएगा, उन्होंने जो इशू किया है वो उसको अनडिफाइंड टेरिटरी कहते हैं, वो एलएसी रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे। चाइना की अपनी अलग डेफिनेशन है, हमारी अलग है, जहां पर गलवान पर क्लैश हुआ था। राइट। कुछ एरियाज में डिसंगेजमेंट हुआ है, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी बहुत बड़ा है, अभी भी जो है वो पेट्रोलिंग लगातार चालू है, दोनों पक्ष जो है वो उन्होंने अपनी आउटपोस्ट वहां पर बनाई हुई है और तीखी नजरें रखते हैं एक दूसरे पर कि कौन जो है वो कहां मूव कर रहा है। लेकिन इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स बने रहने के लिए बातचीत जारी रखी गई है, बट एट द सेम टाइम मिलिट्री डिप्लॉयमेंट भी जारी है और इंफ्रास्ट्रक्चर रेस भी जारी है। दूसरी बॉर्डर के उस पार चाइना भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है और बॉर्डर के इस पार हमने भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अक्साई चीन वाले एरिया में या जहां जहां पर हम चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं वहां पर हम भी बड़े लेवल पर एस्टेब्लिश कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को। राइट। अब देखते हैं कि बिगर जियोपॉलिटिकल गेम यहां पर क्या चल रहा है। तो इंडिया चाइना राइवलरी सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है, कंपटीशन हो रहा है। अब वो टाइम चला गया कि इंडिया चाइना कंपीट नहीं कर सकता, अब हम चाइना को कंपीट कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप अफ्रीका के मार्केट में, अफ्रीका का टू व्हीलर मार्केट देखिएगा, बाइक्स एंड स्कूटीज, बहुत बड़ा शेयर जो है वो बजाज और टीवीएस ने वहां पर होल्ड कर लिया है। जापान का होंडा और सुजुकी है और चाइना की तो अपनी पता नहीं बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन हमारा बजाज और हमारे टीवीएस ने भी बहुत बड़े लेवल पर होल्ड स्टैब्लिश कर लिया है अफ्रीका में टू व्हीलर्स का। और बहुत आप जानते हैं कि कितनी बेहतरीन क्वालिटी के टू व्हीलर्स इंडिया में बन रहे हैं। राइट। तो एक टाइम था जब टू व्हीलर मार्केट पर, अफ्रीका का जो टू व्हीलर मार्केट है उस पर चाइना का जो है वो बहुत बड़ा होल्ड था, लेकिन अब इंडिया भी एक बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है। सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल कि जहां पर इंडिया जो है वो ग्लोबल ट्रेड में चाइना को कंपटीशन दे रहा है। राइट। सो चाहे वो इंडियन ओशन में हो, साउथ एशिया में हो, टेक्नोलॉजी सेक्टर में हो, ग्लोबल इन्फ्लुएंस में हो, हर जगह जो है वो कंपटीशन इंडिया दे रहा है चाइना को। नाउ अब चाइना की तरफ से है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें वो रास्ते, मैं आपको मैप में दिखाता हूं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वेयर इट इज। यस। सो आप देख रहे होंगे कि चाइना जो है वो पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया और सेंट्रल एशिया से यूरोप और सेंट्रल एशिया से मिडल ईस्ट से यूरोप और दूसरी तरफ समुद्री रास्ते से, मतलब कि एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए वो इंडिया को घेर ले रहा है और चाइना को जमीनी एज वेल एज समुद्री मार्ग से जो है वो वेस्ट के साथ, वेस्ट मिडल ईस्ट और यूरोप के साथ पूरी तरह करेक्ट करना चाहता है। ठीक है। और दूसरी तरफ इंडिया की जो है वो सागर और आईमैक है। राइट। जिसमें हम इंडियन ओशियन और इस साइड पैसिफिक और म्यांमार के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर इंडोनेशिया तक हम रोड एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, यहाँ पर हम पोर्ट्स पर काम कर रहे हैं। ठीक है। ओमान के साथ हमने अभी डील करी, उसके अलावा यहाँ पर मकरान कोस्ट पे भी डिफरेंट पोर्ट्स हैं जिसपे हमने अपने जो है वो स्टेक्स रखे हुए हैं। चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके अगेंस्ट जो है वो इंडिया ने एस्टेब्लिश की सागर डॉक्ट्रिन, इंडो पैसिफिक विजन और आईमैक जो इंडियन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है। राइट। ये सब क्या है, ये सब एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का हिस्सा है। भले ही हम चाइना से इकोनॉमिकली अभी पीछे हो, भले ही वो स्ट्रेटेजिकली हो सकता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्यादा डेवलप्ड है हमारा उनका हमसे, लेकिन एक समय था कि जब हम चाइना को टक्कर ही नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब हम मार्केट में है, अब हम कंपटीशन में है डेफिनेटली ना। एशिया का जो फ्यूचर है वो काफी हद तक पूरे एशिया का, नॉट जस्ट मिडल ईस्ट, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, फार ईस्ट एशिया। राइट। इंडिया और चाइना के रिलेशंस पर डिपेंड करता है, ये दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज है। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री जो मैं पढ़ाता हूं, तो वहां पर मैं एक प्लिनी की एक स्टेटमेंट बताता हूं कि ग्रेजुअली ये नेचर है ग्लोबल इकोनॉमी का कि जो बैलेंस ऑफ पावर है वो धीरे धीरे ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इंडिया और चाइना की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे एंशिएंट टाइम में बैलेंस ऑफ पावर इंडिया और चाइना की तरफ था। राइट। मेडिवल टाइम्स और मॉडर्न टाइम में धीरे धीरे वो वेस्ट की तरफ चला गया, लेकिन अब वो फिर से धीरे धीरे जो है वापस इंडिया और चाइना की तरफ आएगा। सो नॉट जस्ट इन एशिया, एशिया का फ्यूचर ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर भी काफी हद तक इंडिया और चाइना रिलेशंस पर डिपेंड करेगा। अगर ग्लोबल लेवल पर प्रॉस्पेरिटी और ग्लोबल लेवल पर अगर हमें बिजनेस को अच्छे से करना है, राइट, बिजनेस करना बहुत जरूरी है एक दूसरे के साथ, तभी हम सस्टेन कर पाएंगे एज अ स्पीशीज। उसके लिए इंडिया और चाइना को अच्छे रिलेशनशिप बनाकर रखने पड़ेंगे और उसी का ही ये रिजल्ट है कि 2026 में ये टॉक्स हुई है। तो यूपीएससी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे पास यहां पर पॉइंट निकल कर आ रहे हैं, तो जिन पॉइंट्स पर आपको पढ़ना है, दैट इज एलएसी क्या है, डब्ल्यूएमसीसी क्या है, क्वाड क्या है, इंडो पैसिफिक ट्रीटी क्या है, सागर क्या है, गलवान वैली के बारे में आप पढ़ें। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप पढ़ेंगे, इंडिया चाइना रिलेशनशिप से रिलेटेड काफी सवाल जो है आपके प्री एज वेल एज मेंस के बन जाते हैं। मैं क्लास में तो ये सारी चीजें एक एक करके पढ़ाता ही हूं। राइट। नाउ फाइनली कंक्लूड करते हैं कि क्या इंडिया और चाइना फ्रेंड्स हैं या एनिमीज हैं। ठीक है। तो क्या इंडिया और चाइना फिर से दोस्त बन रहे हैं?
क्योंकि पहले तो लड़ाई हुई थी। तो जवाब है शायद नहीं। राइट। सवाल यह है कि क्या वो दोनों दुश्मन है फिर? तो दुश्मन भी नहीं है। तो असल में दोनों कंट्रीज क्या है, तो अब एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है दोनों कंट्रीज की, कोऑपरेट वेयर नेसेसरी, जहां जरूरी है वहां पर कोऑपरेट करो, कंपीट करो वेयर पॉसिबल, जहां तक हो सके एक दूसरे के साथ कंपीट करो, एंड अवॉइड वॉर एट ऑल कॉस्ट, क्योंकि दोनों ही इकोनॉमीज के लिए युद्ध जो है वो डेवस्टेटिंग रहेगा, चाइना के लिए भी और भारत के लिए भी, भले ही नो मैटर जो भी जीते। राइट। लॉन्ग टर्म में दोनों की इकोनॉमीज को बहुत महंगा पड़ेगा युद्ध। सो फिर से बताता हूं क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, कोऑपरेट वेयर नेसेसरी, कंपीट वेयर पॉसिबल, एंड अवॉइड वॉर एट ऑल कॉस्ट। सो यानी बातचीत भी होगी, कंपटीशन भी होगा, लेकिन स्टेबिलिटी बनाए रखने की कोशिश भी होगी। और आने वाले वर्षों में यही रिलेशनशिप एशिया की सबसे महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल स्टोरी बन सकता है। राइट। आप लोगों को क्या मानना है इंडिया चाइना रिलेशनशिप के बारे में, मुझे कमेंट में जरूर मेंशन करें। जो मैंने आपको होमवर्क दिया छोटे छोटे, मेक श्योर कि आप उन पर एक बार छोटा सा गूगल सर्च कहीं और एआई वगैरह पर सर्च करके एक बार देखिएगा जरूर उसे, और कमेंट में मुझे मेंशन कीजिएगा कि आपने क्या डिस्कवर किया। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगा, एंड उसे भी आप पूरा जरूर देखिएगा। कमेंट में बताइए इंडिया और चाइना, कमेंट में बताइए, एक सवाल लास्ट पूछता हूं आपसे, क्या इंडिया को चाइना पर पूरी तरह भरोसा करना चाहिए या नहीं, या ये जो रिलेशनशिप हम रिबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं ये करना चाहिए या नहीं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।